और सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटन मैकेनिक्स के एमसीक्यूज आप कर रहे हैं और आज इन्हें कंप्लीट करते हैं। आज जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ओसिलेशन, उसके एमसीक्यूज हम करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है चूज इनकरेक्ट, आपको गलत चुनना है। कौन सा है? तो कह रहा है नंबर ए में। क्या कह रहा है नंबर ए में कि फॉर ए SHM, किसी SHM के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है कि रेस्टोरिंग फोर्स लीनियर हो। बिल्कुल सही बात है, लीनियर होता है, ठीक है। और डायरेक्शन जो रेस्टोरिंग फोर्स की है वो अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की। तो ये बात बिल्कुल सही है, पढ़ा रखा है मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी में कहा SHM में एक्सेलरेशन जो होता है ना मैक्सिमम होता है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये बात सही है ना। मैंने पढ़ा रखा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के, ठीक है जी। और माइनस तो डिस्टेंस बताता है केवल, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, ठीक है जी। क्लियर है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करा रखा है, देख लेना सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा जब डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा जब डिस्प्लेसमेंट क्या है मिनिमम। बिल्कुल सही बात है। सी वाला देखो SHM में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ½ m ω²x²। देखो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है x² के, इसका मतलब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा मैक्सिमम। तो सही है तीनों। डी वाला देखो, डी वाले में कहा SHM में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। ये गलत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ m ω² a² - x², ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो घट के आएगा मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब है ये बात बिल्कुल गलत है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये वाली बात होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा, लेकिन आपको गलत ही चुनना था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गोला इसका भरना है, ठीक है। सर्किल इस ऑप्शन नंबर डी पे करना है आपको। समझ में आया ना क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। व्हेन ए पार्टिकल ओसिलेट, जब पार्टिकल ओसिलेट करता है अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना एंड पोटेंशियल एनर्जी ओसिलेट, वो कह रहा है देखो इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ओसिलेट विद फ्रीक्वेंसी f एंड विद फ्रीक्वेंसी। देखो वो कह रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी तो फ्रीक्वेंसी होती है f दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो ये याद रखना कॉन्सेप्ट, है ना। बाकी नहीं तो इसका डेरिवेशन तो बड़ा है काफ़ी, तो याद रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वो तो होती है f, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की पूछ रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 2f, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि अब पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का समय नहीं है क्योंकि ये पहले पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा देखो व्हाट फ्रैक्शन यानी भिन्न ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना भाग होगा क्या काइनेटिक एनर्जी, इज काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट फ्रैक्शन इज द पोटेंशियल एनर्जी, और कितना भाग होगा पोटेंशियल एनर्जी कब, जब डिस्प्लेसमेंट जो है ना एम्पलीट्यूड का आधा है। जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है ना, तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का कितना भाग होगा और पोटेंशियल एनर्जी का कितना भाग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ m ω² a² - x², और इसका फॉर्मूला है ½ m ω² x²। तो देखो भैया ½ m ω² x की जगह a/2 रखो, a²/4 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 1/2 m ω², और ये जाएगा 3a²/4, ठीक है जी। इसकी कैलकुलेशन करो, x की जगह a/2 रखो तो कितना आएगा ½ m ω², और ये जाएगा a²/4,
ठीक है जी। तो दोनों का फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन यानी रेशो, तो इसका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 3a² अपॉन 4, और यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a² अपॉन 4, सब कटेगा, क्या बचेगा, फ्रैक्शन यानी भाग, कि इसका कितना भाग है, इसका कितना भाग है, टोटल एनर्जी में इसका कितना योगदान है, इसका कितना योगदान है, यानी पार्ट है। तो ये बचेगा देखो 3/4 और ये बचेगा 1/4। इस तरीके से आंसर दे रखा होगा, यानी 3/4 तो पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, वो इसमें टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का, और 1/4 पार्ट होता है टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का। कब? जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोशन, जो डिस्प्लेसमेंट है ना उस मोशन की, पार्टिकल की, जो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, उस मोशन की। तो y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। देखो है तो ये SHM ही, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 3 ABCD ऑप्शन में एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड होता है ना, वो याद रखना फॉर्मूला √A² + B² होता है। ठीक है, जब ऐसे इक्वेशन हो ना तो उसका एम्पलीट्यूड ऐसे निकलता है, तो इसका मतलब है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है, √A² + B²। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड √A² + B², ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा एग्जीक्यूटिंग SHM, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है, परफॉर्म कर रही है, मतलब कितना कह रहा है, कितना है, A0, मैक्सिमम एक्सेलरेशन A0 है ना। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, माइनस का ओमेगा² इंटू ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, एम्पलीट्यूड आयाम है ना। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला तो पढ़ा है मैंने, जो अपने डेरिवेशन में अल्फा मान रखा है शायद, है ना। तो यहाँ A0 कहा और माइनस छोड़ दो क्योंकि डायरेक्शन बताता है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम, ये क्या है, ये है आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, A0 बराबर ओमेगा² इंटू ए, इक्वेशन 1। ठीक है जी, और भैया आगे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी V0 दे रखी है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, V बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी, V बराबर होती है, V0 दे रखी है बल्कि A इंटू ओमेगा। देखो V बराबर R इंटू ओमेगा होता है, R डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, और एम्पलीट्यूड हमने A माना है, तो V0 बराबर हो जाएगा A इंटू ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। बल्कि इसे मत डालो, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, V0² बराबर A² इंटू ओमेगा², इक्वेशन नंबर 2। अब डालो इक्वेशन 2 को डिवाइड करो फर्स्ट से, तो देखो V0² अपॉन A0 बराबर A² ओमेगा² अपॉन ओमेगा² A, ओमेगा² से ओमेगा² कटा, A बचा। आपको एम्पलीट्यूड ही तो निकालना था, तो कितना आया, V0² अपॉन A0। ठीक है, आपसे यही पूछा था, देखो 5th में क्या कहा, देन एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो कितना होगा, V0² अपॉन A0, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया ना। चलो जी करो इसे, क्वेश्चन नंबर फिर 6 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। देखो दो इक्वेशन दे रखी है एसएचएम की, आपके सामने होंगी। तो एम्पलीट्यूड्स का रेशो पूछ रहा है, ठीक है जी। तो देखो पहली इक्वेशन में एम्पलीट्यूड तो हो जाएगा, मान लो A1 वो कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है 5 हो जाएगा। क्लियर है, साइन से पहले जो है वही। लेकिन दूसरी इक्वेशन जो है ना इस तरीके की है, जो अभी मैंने लिखी थी इस तरीके की, A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी लिखा था ना अभी। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो मैंने वो बताया था कि उसका जो एम्पलीट्यूड ऐसे निकालते हैं। मान लो A2 है तो क्या होता है √5 का स्क्वायर, यानी √A का स्क्वायर प्लस √B का वो प्लस B का स्क्वायर √ के भीतर ही। तो यह 25 25 50 यानी 5√2। रेशो पूछा है दोनों का, यानी A1 रेशो A2, तो यानी 5:A2 का मान है 5√2। 5 से 5 कटा यानी 1:√2, 1:2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ो। क्या कहा, द शेप ऑफ लिसाजूस फिगर। लिसाजूस फिगर की जो शेप है ना, मतलब आकृति है, वो किस पर डिपेंड करती है। तो रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना, फ्रीक्वेंसी के रेशो पर डिपेंड करती है। रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ये इस पर भी डिपेंड करती है। फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है, यानी सब पर डिपेंड करती है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस, फेज डिफरेंस सब पर डिपेंड करती है। ठीक है, 7 का डी हो जाएगा। इसके बाद देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा रिजल्टेंट पाथ। ठीक है, रिजल्टेंट पाथ जो है 2 SHM का 2 SHM का जो राइट एंगल पर है, ठीक है, एंड पीरियड इन द रेशो, और जिनके टाइम पीरियड का रेशो क्या है 1:1, यानी सेम टाइम पीरियड या सेम फ्रीक्वेंसी वाली SHM है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। एक पूरा डेरिवेशन मैंने करा रखा है लिसाजूस फिगर का, आप देखो बाइंडर ओपन करके। तो उसमें कह रहा है कि जब पाथ डिफरेंस, जब फेज डिफरेंस कितना हो π/2, तो लिसाजूस फिगर का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसे देखो आप, उसमें जब π/2 है, फाई बराबर π/2 है, तो कौन सी आकृति आएगी। तो आपको पता है, यदि आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है और नहीं भी करी तो बाइंडर ओपन करो, इस तरीके से आएगी आकृति की इक्वेशन, जब फाई बराबर क्या है π/2। ठीक है, क्लियर है। तो ये है एलिप्स की इक्वेशन। इसका मतलब है एमसीक्यूज करने के लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो एमसीक्यूज तभी अच्छे से समझ में आते हैं जब हमने थ्योरी पर अच्छी पकड़ बनाई हो। तो मैंने बताया लिसाजूस फिगर का जो लॉन्ग क्वेश्चन करा रखा है, जिसमें फ्रीक्वेंसी और या टाइम पीरियड दोनों सेम रहें, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की SHM की सेम है या टाइम पीरियड सेम है, बात एक ही है। ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर SHM है, तो तब लिसाजूस फिगर में उसके लॉन्ग क्वेश्चन में जब फाई बराबर π/2 है तो एलिप्स की इक्वेशन आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कर लेना, इसे देख लेना लॉन्ग क्वेश्चन में। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। 9 में क्या कहा, लिसाजूस फिगर इन द केस ऑफ 2 ऑसिलेशन। लिसाजू फिगर किस केस में, 2 ऑसिलेशन के केस में। ठीक है, यानी 2 ऑसिलेशन हो रहे हैं विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इज ए पैराबोला। ठीक है, लिसाजूस फिगर क्या दे रखा है, लिसाजूस फिगर ये दे रखा है पैराबोला। क्या है, पैराबोला। ठीक है, और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज दे रखी है। तो आपसे अदर फ्रीक्वेंसी पूछे है ना। तो एक बात ध्यान रखना, लिसाजूस फिगर जब पैराबोला हो ना, तो फ्रीक्वेंसी का जो रेशो है वो 1:2 होता है। ठीक है, अब चूंकि N1 जो इसने कहा कितना कहा 250 हर्ट्ज, तो पूछ रहा है दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी N2 की, तो भैया दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब यानी 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका
याद रखना लिसाजो फिगर जब पैराबोला हो तो फ्रीक्वेंसी रेशो 1:2 होता है, तो 500 हर्ट्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, 9th का बी हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखो ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, ट्यूनिंग फोर्क हैं 2, यानी ट्यूनिंग फोर्क का मतलब है, मैंने बताया इस तरीके से होते हैं फोर्क, इन्हें बोलते हैं स्वरित द्विभुज हिंदी में। ए और बी जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग समान है आर यूज टू प्रोड्यूस, इन्हें लिसाजुस फिगर को प्रोड्यूस करने में मैंने बताया तो ऑप्टिकल मेथड में इनका यूज किया जाता है। तो द फिगर्स कंप्लीट वन साइकिल ऑफ चेंजेस 10 सेकेंड, टी बराबर दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ए की 100 है, यानी N1 दे रखा है 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपसे बी की पूछी है, N2 बराबर वॉट। ठीक है जी, तो आप याद रखना N1 डिफरेंस N2 फॉर्मूला ये होता है 1/T। ठीक है, N1 100 है माइनस N2 आपको कितना कहा निकालना है, और T है 10, तो हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 0.1 बराबर N2। ठीक है, तो देखो यही दे रखा है, N2 कितना है 100 माइनस 0.1 हर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या कहा, चूज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट चुनना है। तो टाइम पीरियड जो है मास स्प्रिंग सिस्टम का, स्प्रिंग मास सिस्टम का वो बिल्कुल सही दे रखा है, यानी यही होता है, डेरिवेशन देख लो चाहे। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ये होता है, बिल्कुल सही है, देख लो चाहे डेरिवेशन। नंबर सी टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम का बिल्कुल सही होता है, सही दे रखा है, आप डेरिवेशन देख सकते हैं, मैंने करा रखे हैं सबके डेरिवेशन। नंबर डी में कहा टाइम पीरियड जो है ना 2 मासेस कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग, ये है ना कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग, इसका जो मास है वो डिपेंड करता है सम ऑफ 2 मासेस। देखो 2 मासेस कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है 2 मास। ठीक है, स्ट्रिंग हो स्प्रिंग हो, है ना, इस तरीके से जब कनेक्टेड है तो वो भी डेरिवेशन मैंने करा रखा है। तो उसमें जो आता है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो ये आता है 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के, और म्यू बराबर होता है m1 m2 रिड्यूस्ड मास अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो टाइम पीरियड वो कह रहा है m1 प्लस m2 पर डिपेंड करता है, तो ये तो बात गलत है ना, वो टाइम पीरियड म्यू पर डिपेंड कर रहा है, यानी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है कर लोगे, ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन चूंकि आपको गलत बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना वो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर का है, वो अब सिलेबस में नहीं रहा, क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही। कर लोगे तो आपके एमसीक्यूज इसके न्यूटन मैकेनिक्स के कंप्लीट हुए। बाकी और कोई जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।